साकेत प्रणाम। आपका स्वागत है साकेत संवाद में और मैं हूँ आपकी होस्ट रुपाल श्रीवास्तव। आज के एपिसोड में हम मिलेंगे उस शख्स से जिसने एक छोटे से शहर से अपना सफर शुरू करके कनाडा में अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से खुद को स्थापित किया। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट श्री उमा शंकर मौर्य जी का। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो में। स्वागत है आपके सभी व्यूअर्स को, हमारा उमा शंकर मौर्य का स्वागत है। कि सर आप एक लखनऊ के मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो वहां से आपका कनाडा तक का सफर कैसा रहा और क्या क्या मुश्किलें आई? देखिए, कनाडा पहुंचना जो है ये हमारे ड्रीम में नहीं था। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कनाडा आएंगे। कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हम एक लखनऊ से निकल के कनाडा तक के पहुंच जाएंगे। इसके पीछे बहुतों का हाथ है, हमारा अकेले का प्रयास नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे अकेले की मेहनत है, इसमें हमारे माता पिता और हमारा छोटा भाई, हमारे गुरुजन, जो कि सबसे ज्यादा रोल हमारे गुरुजनों का है। माता पिता, ऑफ कोर्स माता पिता नंबर 1 पे रहते हैं, और हमारी मेहनत भी थोड़ी बहुत। बाकी हम कनाडा चले आए, पढ़ाई किया। ऐसा कोई अच्छा नहीं था कि हम ज्यादा अच्छे हों पढ़ने में, ठीक थे, एवरेज स्टूडेंट थे, न कि नॉट बिलो, न कि अबव एवरेज, एवरेज स्टूडेंट थे। पढ़ते गए फिर 10th 12th तक के घर की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं थी, फिर भी ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद फिर गुरुजी हमारे, उनका आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहा, उनकी कृपा रही। फिर एक जॉब नहीं, उसके बाद मास्टर्स हमारा हुआ भी नहीं था, कंप्लीट भी नहीं था हमारा। उससे पहले ही हमारे पास कम से कम 5-6 जॉब आ गई थी, और साउथ अफ्रीका का ऑफर था हमारे पास, मलेशिया का ऑफर था हमारे पास, कनाडा का ऑफर था हमारे पास, और यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, वो भी ऑफर था कि हाँ वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट में, जो यूपीएससी का आई रैंक का। जी। फिर दिल्ली में गए, वहाँ पे ज्वाइनिंग किया, 5-6 महीने वहाँ काम किया मेट्रो में जियो साइंटिस्ट के रूप में। फिर वहाँ से राजस्थान का भी ऑफर मिला, एमपी का ऑफर मिला। फिर माइंड समझ नहीं पाता है ना, अगर मिडिल क्लास का बंदा होता है तो फिर वो उसके दिमाग में नहीं रहता है। फिर ये था कि हम आईएएस ज्वाइन करें इंडिया में, कि हम आए। तो कनाडा का पेपर वर्क चल रहा था हमारा। फिर कनाडा, हमने घर में स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं कि ज़्यादा सेटल फैमिली हो, बड़ी फैमिली हो, कि अच्छा खासा पैसा हो घर में, ऐसा था नहीं। पिताजी आर्मी से थे, वो भी रिटायर हो गए थे पहले, तो उतना कोई कंडीशन थी नहीं घर की इतनी अच्छी, ठीक था पर इतना ज़्यादा अच्छा। तो सोचा कि कनाडा चले जाएं, तो ऑफर कई सारे थे, चूज करना था कि क्या था। कईयों से पूछ, गुरुजी ने बताया कनाडा बेटर है, तो कनाडा चूज किया, कनाडा आ गए। बस ऐसे ही रहा। बाकी है तो बताने के लिए इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ है इसमें। अच्छा भी दिन देखा, बुरा भी दिन देखा, और स्ट्रगल भी बहुत किया। बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल था, ऐसा नहीं कि थोड़ा स्ट्रगल हो। जी। हाँ जी। जी। सर, जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी रिटायर हो गए थे, तो आई थिंक क्लास 3rd में जब आप थे तो आपके पिताजी रिटायर हो गए थे। तो कैसे काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम हो रही होगी बहुत, तो फिर कैसे आपने मैनेज किया ये सारी चीज़ें? पिताजी हमारे 1989 में रिटायर हो गए थे। हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जहाँ से आपका कॉलेज है, और वहीं पैदा हुए, वहीं पे। फिर पिताजी आर्मी में थे, तो ज़्यादा होता नहीं था कि हाँ, छोटे थे उस समय, हम भी छोटे थे। तो पिताजी आर्मी में, उनका तो फिर साल में आना है, जैसे भी है, टाइम उतना नहीं था, छोटे थे। तो वो 89 में उन्होंने रिटायरमेंट हो गया। फिर हमारी पढ़ाई के लिए कि हाँ वो गांव में नहीं रखना है, ये बलिदान था पिताजी का, माताजी का हमारे, कि वो हमको पढ़ाने के लिए वो शहर में मूव हुए। और फिर पिताजी की पोस्टिंग भी बाद में उन्होंने करा लिया। पहले तो प्रॉब्लम था, फिर बाद में
सिटी में ही, लखनऊ सिटी में ही एनसीसी में वो मेजर थे। फिर वहाँ से ही हमारा रेड रोज सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे हमारा एडमिशन करा दिया, क्योंकि गांव से आए थे तो फिर इतना ज़्यादा अच्छा था नहीं। गांव के बच्चे फिर स्टार्टिंग में शहर में आके थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। स्टार्टिंग में वो भी फेस किया। फिर 89 में रिटायर हो गए। उसके बाद से फिर ऐसा कोई, पिताजी 5 भाई थे हमारे, पांचों भाई को पिताजी सबसे बड़े थे, बड़े क्या सेकंड नंबर पे थे। तो जो घर का बड़ा होता है उसको सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। पिताजी सारा सब कुछ घर में लगा दिया पूरा। फिर अपने पास तो बचा नहीं कुछ कि यहाँ क्या करें, तो थोड़ा बहुत आगे काम किया पिताजी ने। फिर दूसरी नौकरी की, पढ़ाया। फिर मिठाई की दुकान भी खोली पिताजी ने हमारी। वो भी फिर देखा कि हमारी लोग की पढ़ाई खराब हो रही थी। आई थिंक हम उस समय 7th में होंगे या 8th में होंगे, ऐसा होगा। तो मिठाई की दुकान चली, अच्छी चली, खूब पैसा आ रहा था उसमें। पर उसमें ये था कि सुबह से शाम जितने लोग रहते हैं सारा उसी में लगे रहते। वो भी पढ़ाई के लिए पिताजी ने कि हाँ हमारा नुकसान हो रहा था, फिर भी वहाँ पिताजी ने वहाँ पे फिर पैसा लगाया, अपना सारा लगाया, और फिर वो दुकान जो है किसी और को दे दी। फिर कहीं और नौकरी करने लगे पिताजी। एवरेडी नाम सुना होगा, जो टार्च वाली कंपनी है एवरेडी, वहाँ पे थे, गार्ड के इंचार्ज थे, सिक्योरिटी इंचार्ज थे वहाँ पे। वहाँ नौकरी किया उन्होंने ऐसा। फिर आगे बैंक में नौकरी की गार्ड की। अब जो आर्मी से रिटायर हो जाते हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है, गार्ड का ही होगा, ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं। तो दिक्कत तो बनी रही, पैसे की दिक्कत ऐसा नहीं था ज़्यादा है, ज़्यादा हों या कुछ कर पाएँ, वो तो हमेशा बना ही था ज़िंदगी। जब तक के बड़े हुए, समझदार हुए, तब तक के छोटे बचपन में तो चलिए जो कुछ ठीक था, पर समझदार हो गए, जब से बड़े हो गए तब तो समझ में आने लगा कि हाँ दिक्कत पैसे की क्या है। फिर हमने भी फिर आगे 10th जब पास किया, हमने 10th पास करने के बाद से ही हमने ट्यूशन देना चालू कर दिया। 10th के बाद से हमने घर से पैसा नहीं लिया। 10th क्लास हमने जब पास किया उसके बाद से हमने घर से सिंगल पेनी भी नहीं लिया। हल्का फुल्का कभी कुछ होगा तो मदद मिली घर से, पर हमने घर से पैसा नहीं लिया। समझदार हो गया कि हाँ थोड़ा पता चल गया। फिर 10th में, फिर 12th में पढ़ाया, फिर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में वहाँ पे भी ट्यूशन पढ़ाया, अपना खर्चा वहाँ का भी निकाला ग्रेजुएशन का। इतने पैसा नहीं था कि घर से यूनिवर्सिटी, हमारा मास्टर्स किया एमएससी 22 किलोमीटर दूर था, 25 किलोमीटर दूर था घर से, तो साइकिल से जाते थे। और इतने जेब में पैसे नहीं होते थे कि हम कुछ खा सकें। उस समय की बात, मतलब कि हाँ इच्छा करती थी कि हाँ हम भी चाट खाएं, समोसे खाएं, ये खाएं। होते थे, थोड़े बहुत होते थे, पर जरूरतें ज्यादा थी। तो उसके लिए फिर हम वो जरूरतें पूरे करें कि अपना दूसरे शौक पूरे करें, तो वो हो नहीं पाया उतना अच्छा। कि तो ट्यूशन पढ़ाना था, फिर अपना खर्चा भी निकालना था। फिर जब इंटर तक के ठीक था, जब आप आगे ग्रेजुएशन करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तब फिर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब जब डेली घर से निकल रहे हैं तो आपको बड़े लोग, दूसरे बच्चे हैं वो खा रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, ऐसा नहीं कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन हो। हमने ग्रेजुएशन कर लिया था, ग्रेजुएशन में होंगे फाइनल ईयर में, तब हमको मोबाइल फ़ोन मिला था, छोटा वाला जो होता था नोकिया का। तो हार्ड था, ऐसा नहीं था कि आसान नहीं था, हार्ड था, बहुत ज़्यादा टफ था, पर किया और उसका फल भी मिला बाद में। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बाकी अभी हम कनाडा में हैं, जियो पे हमारी खुद की कंपनी है, और दूसरी कंपनी के लिए काम भी करते हैं, और खुद की कंपनी भी है। तो अच्छा है, बढ़िया है। एज अ जियो साइंटिस्ट आप, मतलब वहाँ से जियो साइंटिस्ट थे इंडिया में, तो वो छोड़ के हम फिर कनाडा में आए, यहाँ पे जियो साइंटिस्ट। अभी हम
इतना हो गया कि हमारी खुद की कंपनी है और दूसरी कंपनी के कंसल्टेंसी होती है ऐसे, तो दूसरी कंपनियों के लिए कंसल्टेंसी का काम भी करते हैं कि उनकी हेल्प करते हैं। जी। बस। सर आपने बताया कि आपके पिताजी आर्मी में थे, तो ऐसा होता होगा कि कई बार ट्रांसफ़र होते होंगे, आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता होगा या तो फिर जब आप गाँव से शहर में गए, वहाँ की स्कूलिंग हुई और भी चेंजेज़ आए, तो वो कितने चैलेंजिंग थे और कैसे मैनेज किया आपने? चैलेंजिंग तो था, छोटे थे, पिताजी ऐसे हमारे जल्दी रिटायर हो गए थे, तो हमारी जो स्कूलिंग थी वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुई। जी। जैसे दूसरे बच्चे होते हैं कि उनको आज के टाइम पे देखें कि वो 3 साल के हो गए तो उन्होंने प्री नर्सरी, नर्सरी जो भी हुँ, एलकेजी था उसमें भेजना चालू कर देते हैं बच्चों जी। को। तो हमारा गाँव में थे तो पिताजी तो आना-जाना जैसे भी था थोड़ा हार्ड था। अब गाँव में इतना ज़्यादा सुविधा थी नहीं कि हाँ, हम भेज सकें घर वाले हमारे। माताजी हमारी पढ़ी-लिखी नहीं थी, पर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारा। पिताजी पढ़े थे हमारे, पर उनका आना-जाना जैसे फिर हार्ड हो जाता है कि कैसे करें? फिर इसी चक्कर में तो पिताजी ने हमारे ये सोचा कि लास्ट पोस्टिंग उन्होंने कहा कि हमें रिटायरमेंट लेना है, तो लास्ट पोस्टिंग उन्होंने लखनऊ की ली। इसीलिए लिया कि लखनऊ जाएँगे, लखनऊ लें। फिर जब उन्होंने लास्ट पोस्टिंग लखनऊ की ली, तो फिर लखनऊ में आके हम शिफ्ट हो गए। पहले किराए के घर में रहे, फिर पिताजी ने घर खरीद लिया वहाँ पे लखनऊ में ही। फिर जब चेंजिंग आई उनकी दूसरी पोस्टिंग के लिए वो आके लखनऊ से आ गए क्योंकि पिताजी हमें लखनऊ प्रतापगढ़ से लखनऊ ले आए थे। फिर जब वहाँ से फिर आगे चेंजिंग हुई उनकी पोस्टिंग के लिए तब उन्होंने कहा कि हम बच्चों का भविष्य खराब नहीं करेंगे अपने, हमें बच्चों को पढ़ाना है। पिताजी ने, माताजी ने हमारी ये सैक्रिफाइस किया कि हाँ, उन्होंने सोचा कि हाँ, हमें बच्चे को पढ़ाना है अपना। तो इसीलिए उन्होंने अपनी वो आगे की पोस्टिंग जो है वो नहीं ली। आगे वो चाहते तो वो आगे पोस्टिंग ले सकते थे, तो उन्होंने नहीं ली पोस्टिंग आगे। वहीं से फिर उन्होंने अपना रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट वहाँ से ले लिया उन्होंने। फिर तब से फिर चल ही रहा है हमारा। जी। बस जी। ऐसा। सर हमारे शो में डॉक्टर अंशुमाली शर्मा सर भी आए थे, तो उन्होंने अपने 4 फ़ेवरेट स्टूडेंट्स में आपका ज़िक्र किया था और उन्होंने ज़िक्र करते हुए आपके एक ग्रेजुएशन बीएससी फर्स्ट ईयर का किस्सा हमें बताया था कि आप उस समय खलासी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे और तब उनसे आपकी बात हुई थी। तो वो कैसा क्या निर्णय था उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था और सर से बात करने के बाद क्या बदलाव आया? देखिए, जैसे हमने बताया पहले आपको कि मिडल क्लास, जी, ये हमारी बात नहीं है, ये आजकल इंडिया के जो भी मतलब हर मिडल क्लास फैमिली कोई भी हो, उसका यही होता है। कोई भी मिडल क्लास फैमिली है कि उसके पास अगर ठीक-ठाक है चलो, पर उसको यही सोचेगा कि चपरासी मिल जाए या खलासी की मिल जाए, चौकीदार में बाबू मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सरकारी नौकरी वो करना है। ये मिडल क्लास फैमिली का ये होता ही होता है। हुँ, तो हम घर की प्रॉब्लम देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि मालूम नहीं था कि हाँ, कि आगे पढ़ेंगे तो आगे भी जा सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं। मालूम था, सब मालूम था। पर जो घर की स्थिति थी हमारी इतनी अच्छी नहीं थी कि हाँ, हम आगे क्या बोलते हैं वेट करें या क्या करें। क्योंकि पिताजी को देखते थे वो प्राइवेट नौकरी रिटायरमेंट होने के बाद फिर वो प्राइवेट नौकरी जाते थे, गार्ड की, वो भी पढ़ाने के लिए घर को अच्छे से चला सकें कि कोई प्रॉब्लम ना हो। 2-2 3-3 दिन तक के घर नहीं आ पाते थे। वो डबल ओवरटाइम करते थे पिताजी, बैंक में ही गार्ड थे। तो वो बड़ा हार्ड पार्ट था और उसमें हम कुछ कर भी नहीं पाते थे। पता जी, था, सब कुछ पता था। ये एक बच्चे के लिए, बेटे के लिए सबसे हार्ड पार्ट होता है कि आपको मालूम है कि ये इतना कष्ट है, उसके बाद भी आप हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे हार्ड हो जाता है। जी, फिर बीएससी में एडमिशन लिया, पता तो था कि पढ़ना तो है ही है। उसी चक्कर में हमारा कई जगह इंटर के बाद हमारा सिलेक्शन भी हुआ 1-2 जगह, पर इतना पैसा नहीं था कि हाँ, हम आगे कंटिन्यू कर सकें उसको। हमें मेडिकल लाइन में जाना था, तो वो कंटिन्यू कर सके इतना पैसा नहीं था, इसलिए वो भी हमारा ड्रॉप हो गया। फिर जी, हमारा ये बीएससी में एडमिशन लिया,
तो बीएससी में एडमिशन लेने के लिए एक्चुअली हमने होते हैं ना 12th पास करने के बाद एक थोड़ी इच्छाएँ होती हैं कि हमारा बताते हैं कहानी, पूरी बताते हैं जी, आपको। बिल्कुल। इंटर के बाद जो इंटर पास बच्चा होता है उसको ये होता है कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे। जब हमारा कहीं और एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि जहाँ अच्छी-अच्छी जगह पे नाम आया, फिर वहाँ पैसा ज़्यादा लगता है मेडिकल के लिए, फिर वहाँ नहीं किया। फिर ये था कि एटलीस्ट हम यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें। तो यूनिवर्सिटी में हमारा फॉर्म भरा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। एक ही जगह फॉर्म भरा था बीएससी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन नहीं हुआ हमारा। क्योंकि मेरिट हाई गई थी, हमारा फर्स्ट डिवीज़न थे पर इतने अच्छे नंबर नहीं थे, तो नहीं हुआ। फिर जुनून था कि हाँ, हमें एमएससी वो क्या बोलते हैं, हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना है। इसीलिए कहीं का फॉर्म ही नहीं डाला था हमने, खाली लखनऊ यूनिवर्सिटी डाला था। नेक्स्ट ईयर फिर हमने 1 साल ड्रॉप हो गया। तो उस साल हमने बीए भी कर लिया प्राइवेट और हमने कहा साल ड्रॉप नहीं करने के, तो बीए प्राइवेट कर लिया और कोई गाइडेंस नहीं थी। इसके बारे में बताएँगे आगे, कोई गाइडेंस गाइडेंस नहीं थी, तो हमने बीए भी कर लिया। बीए के बाद फिर नेक्स्ट ईयर हमने बीएससी जॉइन किया, केकेसी में लखनऊ में। बीएससी का पहली लिस्ट में नाम आ गया हमारा। पढ़ने में ठीक थे। वहाँ पे जुनून था कि हाँ, कुछ करना है क्योंकि ये था कि हाँ, अभी बीएससी में हमारा एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया तो अब एमएससी में एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में लेना है। ये जी। पागलपन थोड़ा इंटर का बच्चा जो थोड़ा पास आउट होता है उसको लगता है ना कि हाँ, वही था खाली बस। बीएससी में एडमिशन लिया, बीएससी में फिर कॉलेज डेली जाना हमें। डेली कॉलेज का जाना था, 1 दिन का भी नागा नहीं करते थे और कॉलेज में कोई बच्चा आए या ना आए, हम जाते थे, अकेले ही होते थे, फिर भी क्लास में पढ़ाई होती थी। जी। वहाँ पे डॉक्टर अंशुमनी शर्मा जी थे, अभी भी हैं और शिशिर गुप्ता सर थे, अनिल सर थे, कोई भी होता था। एक कई बार ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन में बच्चे बहुत कम जाते थे, पर हमारा रेगुलर थे कि हम जाते ही थे, हमेशा जाना ही था, हमारा कभी भी मिस नहीं करते, कोई भी क्लास मिस नहीं होती थी। तो डेली क्लास में जाना और क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चन पूछने की आदत हमारी बड़ी खराब थी। कुछ भी होता पूछना ही, सर ये कैसे क्यों है? ये ऐसा क्या हुआ? सर ऐसे क्यों हुआ? तो सर की जो है देखते थे कि हाँ, कि एंटिक मतलब ज़्यादा बच्चा जो है इंटरैक्टिव है या पूछता है तो सर का भी गुरु का भी होता है कि हाँ, बच्चे के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान आ जाता है। तो एक बार फिर हुआ क्या कि हमने रेलवे का फॉर्म भरा था खलासी का फॉर्म इंटरव्यू देना जाना था। तो हमने कहा आ रहे हैं सर, नेक्स्ट क्लास हमारी अभी नहीं करेंगे। क्योंकि वो सर पूछते थे, कोई आए ना आए पर जो बच्चा एक भी क्लास मिस नहीं करता था, पानी गिरता था, आंधी-तूफान आता था, फिर भी आते थे। तो ऐसा क्या है कि वो बच्चा जा रहा है? तो हमने कहा सर खलासी का पेपर है, वो देने जा रहे हैं। तो सर ने हमारा वो बोला कहाँ है? देखो तो जो लेटर था वो बोला ये है सर। बोले कि इसको जाना नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लिए उन्होंने बोला तुम्हारी ये जगह नहीं है। अंशुमनी सर ने बोला ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारी जगह कहीं और है। इसकी जगह इसको मत जाओ। पर हमने कहा सर फॉर्म भर दिया है, एक बार चले जाएँ सर, ये क्लास हम पूरी कर लेंगे, आता है सर। बोल रहे हैं कि सर ने बोला फिर सर समझाया कि इसको फॉर्म को ये इंटरव्यू देने मत जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुमको पैसा-वैसा जो देते हैं, उन्हीं का होगा, बिना पैसा दिए नहीं होगा इसमें और किसी का सोर्स लगा होगा तभी होगा। फिर भी हमने कहा जाते हैं सर देख आते हैं, और इंटरव्यू थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फिर भी हम गए, पर सर ने ये समझाया कि तुम्हारी ये जगह नहीं है। वो फिर बात आज सच हो गई कि ये जगह हमारी वो नहीं थी। अगर उसके बाद से फिर हमने फॉर्म भरना छोड़ दिया था कि हाँ, कोई चौकीदार, खलासी, चपरासी का कोई भी फॉर्म फिर भरते नहीं थे। फिर वो भरा नहीं, हुआ भी नहीं। अगर हो जाता तो फिर लाइफ दूसरी होती, हुआ भी नहीं। फिर उसके बाद से फिर कभी गए नहीं। बाहर कोई फॉर्म ही नहीं भरा ना, बस खाली पढ़ने पे। तो ये किस्सा था हमारा। वो दिन था, उसके बाद से दिमाग थोड़ा चेंज हो गया कि हाँ, समझाया फिर सर ने भी बाद में आते रहे कॉलेज में। सर ने भी समझाया, बताया।
फिर दिमाग एक फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर गए, सेकंड ईयर में थोड़ा दिमाग चेंज हो गया। चेंज हो गया, यहाँ पढ़ना है, थोड़ा पागलपन आ गया। फर्स्ट ईयर में ठीक है, पढ़ना था, अच्छे नंबर लाने हैं, एमएससी करनी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से करनी है, खाली इसके लिए पढ़ना था। फिर जब सेकंड ईयर में आए तब हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएससी करनी है, इसके लिए नहीं पढ़ना था, हमें ये था कि हमें टॉप करना था, ऐसा था, हमें आगे पढ़ना था। तो वैसे फिर हमने पढ़ाई की आगे, फिर पढ़ते गए। सर बीएससी सेकेंड ईयर की बात करें तो बीएससी सेकेंड ईयर में आपकी हेल्थ कंडीशन सही ठीक नहीं थी, आपको हेमिपेरेसिस हो गया था और उस कंडीशन में भी आपने वो पढ़ाई, वो एग्जाम दिया और एग्जाम ही नहीं दिया बल्कि गोल्ड मेडल उस ईयर में आपने पाया। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और कैसे इतनी हिम्मत आई आप में कि जब डॉक्टर ने आपको बोला था बेड रेस्ट करने के लिए और आपने सिर्फ पढ़ाई उसको पास ही नहीं किया बल्कि गोल्ड मेडल भी लाए? ये वो सेकंड ईयर नहीं था, ये थर्ड ईयर था जी। ये हार्ड था थोड़ा, एक पागलपन, एक उस समय पता नहीं क्या हो गया था हमारे अंदर से ही, जो है पता नहीं कैसा था, एक पागलपन नहीं होता है जैसे पागलपन कि हाँ हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, हमें टॉप करना है, हमें टॉप करना है, जैसा भी है हमें टॉप करना है। तो थर्ड ईयर का था हमारा, फिर प्रैक्टिकल नहीं हुए थे, प्रैक्टिकल हुए नहीं थे, उससे पहले ही घर में भी इतना ऐसा था नहीं कि मतलब हमारा सोशलाइजेशन ज़्यादा था, जहाँ मोहल्ले में रहते थे नेबर में, तो हमारा सोशलाइजेशन ज़्यादा था, तो लोग आते ज़्यादा, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ज़्यादा आना जाना था। जी। तो घर से सुबह 7 बजे, साढ़े 7 बजे बैग लेके, जो मैं पढ़ना होता था सारी किताबें लेके चले जाते थे पार्क में। 7:30 बजे नाश्ता करके सुबह घर से निकल जाते थे, जब तक हमको डिसाइड नहीं कर लेते थे कि हमें ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाएगा, इतना 4 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक जितने भी हैं, हमको अंदर से प्रॉमिस करते थे कि हमें ये खत्म करना है, उसके बाद ही घर आना। तो पार्क था घर के पास में, तो वहाँ पे चद्दर बिछा के, कोई ज़्यादा नहीं, भीड़-भाड़ नहीं होती थी, कोई जाता ही नहीं था पार्क में। तो घास लगी हुई थी, तो उसी पे बिछा के 2 बज जाएँ, 1 बज जाएँ, जब तक हमारा कमिटमेंट खत्म नहीं होता था, अपने से कमिटमेंट करते थे कि हमें ये करना है, तब तक के जाते नहीं थे। फिर जब कभी 2 बजे खत्म हो गया, कभी 1 बजे खत्म हो गया, फिर जाते थे घर, फिर लंच करते थे, लंच करने के बाद आधे घंटा, 1 घंटा आराम किया, फिर से 2 बजे वापस, ढाई बजे वापस पार्क में, फिर ढाई से 2 से, या कभी 1 से 6 बज जाएँ, 7 बज जाएँ, फिर घर जाते थे। फिर घर जाके वहाँ पे फिर घर पे फिर सबके साथ में सोशलाइजेशन करते थे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 8:30, 9 बजे खाना खाया, फिर 9, साढ़े 9 बजे फिर छत पे जाते थे पढ़ने, छत पे बल्ब लगा होता था, नीचे चटाई बिछा के, वहाँ पे 3-4 घंटे जो पढ़ाई की, ठंडी है या गर्मी है, जो भी है, ठंडा भी है, तब भी वहीं पे खुले आसमान में पढ़ना, छत पे मतलब बैठ के, लाइट लगी थी, वहीं पढ़ना। सब मना भी करते थे कि घर वाले या मोहल्ले वाले भी मना करते थे, बोलते हैं कि क्या हो गया इसको, ऐसा कर रहा है, तो फिर भी करते थे। फिर ज़्यादा पढ़ते थे, फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, रात में भी पढ़ना चालू कर दिया, थोड़ा ज़्यादा हो गया कि पागलपन, हमें टॉप करना है, हमें टॉप करना है, अंदर से था कि हमें टॉप करना है, हमें टॉप करना है, ये था। फिर हुआ क्या, एक सुबह उठे, पढ़ाई की, माताजी हमारी, इसमें कहेंगे कि माताजी का बहुत बड़ा रोल था हमारे परिवार का। पिताजी, माताजी और छोटा भाई हमारा, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन मिला हमें घर से, अगर कोऑपरेशन नहीं मिला होता तो हम शायद यहाँ तक कर भी नहीं पाते। रात भर जितना हम जगते थे, उतनी देर हमारी माताजी जगती थी। चक्कर काटती थी, ऊपर कमरा था, दूध का गिलास लेके आती थी रात में 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे, बोलती थी भैया सो जाओ, भैया सो जाओ, भैया सो जाओ। छोटा भाई था, जूता पॉलिश करना, कपड़े प्रेस करना, जो भी था मतलब पूरा हमारा, हमने कभी कोई काम नहीं किया घर पे। काम मतलब वैसा काम करते थे कि हाँ, ज़्यादा वो हैवी काम नहीं किया। फिर सुबह उठे, सुबह पता चला कि हमारा कुल्ला करने लगे, तो हो ही नहीं रहा है। एक नाक बंद, एक आँख खुली, एक नाक खुली, पूरा हाफ फेस जो है हमारा काम करना बंद कर दिया। अब बड़े परेशान, दिक्कत ज़्यादा। तो फिर मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ पे भी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा।
हमने कहा सर हमारा पेपर है, तो बोला कि पेपर नहीं देना है, ये इस साल ड्रॉप कर दो। तो हमने कहा ये ऐसे ही डॉक्टर है, ठीक नहीं है, छोड़ो। फिर पीजीआई में जा गए, तो पीजीआई में गए, वहाँ पे पीजीआई के डॉक्टर ने भी बोला कि आपको क्या बोलते हैं, ये एग्ज़ाम नहीं देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, दवाई खाओ, 1-2 महीना लगातार दवाई चलेगी, फिर ठीक हो जाना है, पेपर नहीं देना है। फिर भी पागलपन, जब पागलपन आ जाता है तो फिर वो नहीं, हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुन लिया उसकी, दवाई फिर खाते रहे। तो उस बीच में हमारा कॉलेज जाना बंद हो गया, हम कॉलेज नहीं जाते थे। फिर कॉलेज से टीचर का फ़ोन आया, गुप्ता जी थे वहाँ पे, सर थे हमारे। उन्होंने फ़ोन किया, बोले कि मौर्य तुम आ नहीं रहे हो, क्या बात है? हमने कहा सर ऐसा-ऐसा है। तो बोला कि कल आ सकते हो? प्रैक्टिकल के 1 दिन पहले। उन्होंने पूछा कि सकते हो? तो ठीक है, हमारा पीजीआई जाना है, हम आ जाएँगे। वहाँ पे गए तो उन्होंने बताया कि देखो ये प्रैक्टिकल, पहले पूछा प्रैक्टिकल देना है कि नहीं देना है? हमने कहा सर देना है सर, पूरा देंगे। एग्ज़ाम देंगे सर, पूरा देंगे। तो बोला कि ये तुम्हें आता है? अंदर किसी के साथ आज तक किया नहीं है उन्होंने, गुरुजी ने, पर हमसे बोले उन्होंने कि आपको ये स्पॉटिंग आती है, ये सिंपल आते हैं, ये मैप आता है। हमने कहा हमें सब आता है सर, कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर पेपर दिया, वाइवा दिया, सारा सब कुछ हमें आता ही था पहले। पूरे पूरे क्लास की जो है क्या बोलते हैं, मैप हम बनाते थे, पूरी क्लास की। क्लास खत्म हो जाती थी, उसके बाद सब बच्चे पीछे आते थे कि हाँ, उमाशंकर हमारा मॉडल बना दो, उमाशंकर हमारा मॉडल बना दो, भाई हमारा मॉडल बना दो। पूरा अपनी प्रैक्टिकल की फाइल लेके लोग घंटों लगाते थे, नहीं बनता था, हमसे 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर बना देते थे, तो लाइन लगी रहती थी। तो हमें आता था, पेपर दिया, पेपर में 75 में से, प्रैक्टिकल में 75 में से 71 नंबर दिए गुरुजी ने, मिले, ठीक है। फिर पेपर भी दिया, एग्ज़ाम। ऊपर वाला हमारा टेस्ट ले रहा था कि वो हमारा पागलपन कितना ज़्यादा है। तो बीएससी थर्ड ईयर का पेपर था हमारा, 15 तारीख, डेट हमें आज भी याद है, 15 तारीख थी। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो बीएससी का पेपर था, बॉटनी का फर्स्ट पेपर वो था। 16 तारीख को कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर था, प्राइवेट एमए का, इंग्लिश से कर रहे थे, वहाँ देना था। फिर 17 तारीख को लखनऊ में, 18 तारीख को कानपुर में। तो हमारा ये डेटें क्लैश हो गई। हमारा बीएससी का लखनऊ में और एमए का कानपुर में, वो भी अल्टरनेट डेज में। तो हमने कहा, कोई बताने वाला नहीं था, गाइडेंस नहीं थी। फिर भी हमने कहा नहीं करना है, वो भी देंगे, वो भी देंगे। फिर हमने बीएससी का भी दिया और एमए का भी पेपर दिया। बीएससी का पेपर दिया तो हमारा फाइनल जब हो गया, एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद फिर रिजल्ट आया। रिजल्ट लेने गए डिपार्टमेंट में, तो बोला कि आपका रिजल्ट देखने लगा, वो बोलता कि है ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं है आपका, फेल तो नहीं हो गए हो? हमने कहा फेल नहीं हुए, इतना नहीं है, हाँ ठीक ठाक नंबर होंगे, फेल नहीं होंगे। बोला फिर से देखा, बोला है ही नहीं, तुम्हारी मार्कशीट ही नहीं है। बोले पढ़ने में अच्छे थे क्या? हमने कहा हाँ ठीक ठाक थे। ने दूसरी फाइल निकाली, उसमें हमारी मार्कशीट रखी थी, तो बोला कि मार्कशीट नहीं मिलेगी तुम्हारी। तो हमने कहा क्या हो गया? बोले कि पहले मिठाई खिलाओ, उसके बाद देंगे। बताया, हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। हमने कहा हाँ अच्छा नंबर होगा इसीलिए मिठाई मांग रहा है। बोला कि तुमने टॉप किया है। और फिर उस समय हमारी आंखों में आंसू आ गए थे, टप 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 टप, पता नहीं। फिर 50 रुपए थे जेब में, ज़्यादा पैसे होते नहीं थे, तो 50 रुपए दे दिए कि भैया यही है, जो मिठाई उठाई खानी है खा लेना। तो उन्हें ठीक है। फिर उसके बाद कॉलेज में फंक्शन था, वहाँ पे शिक्षा मंत्री आए थे, विश्वकर्मा जी थे उस समय, उन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिया और अवार्ड दिया, पुरस्कार था, धनराशि थी, सम्मान दिया, अच्छा था, अच्छा था। जी। और जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, तो वो अलग ही फीलिंग होती होगी। हाँ जी, बिल्कुल अलग। एक तो ये था कि हमारे साथ जो अचीवमेंट जहाँ-जहाँ मिलता गया हमें लाइफ में आगे भी, पर हमारे घर वाले कोई नहीं थे। इस चीज़ का हमें आज भी जो है गिल्ट होता है। हमें जब शिक्षा मंत्री से अवार्ड मिल रहा था, मेडल मिल रहे थे, तो हमारे
ना मम्मी थे, ना पापा थे, कोई नहीं था, हम अकेले थे वहाँ पे। कोई देखने वाला नहीं था, तो वो थोड़ा एक अभी भी हमें उस चीज़ का गिल्ट होता है कि हाँ, एट लीस्ट उनको होना चाहिए था वहाँ पे। वो उनकी तपस्या थी, उनको जी। होना। बाकी गुरुजी जो हैं लाइफ़ में, हमारी लाइफ़ में जो है गुरुजी का सबसे मेन रोल है। जितने भी गुरुजी हैं, हमारे लिए गुरु जो है वो परमो धर्मा, जो है सबसे बड़ा धर्म जो है वो गुरु का है। इसलिए गुरु की कृपा जो है जिस स्टूडेंट पे बनी रहती है, वो स्टूडेंट अपने आप ही तरक्की करता है। जी, बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ। जी। सर आपने एनएसएस में भी काम किया है। तो सर आप एनएसएस का आपके जीवन में या फिर सोसाइटी में क्या रोल देखते हैं? एनएसएस अच्छा है, जॉइन किया। जब फर्स्ट ईयर थे या सेकंड ईयर में थे, ऐसा जॉइन किया था। तो एनएसएस में क्या बोलते हैं, जो चीज़ सिखाते हैं वो हमारी लाइफ में पहले से चल ही रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। एक तो डिसिप्लिन होना चाहिए था, पिताजी आर्मी में थे, तो वो घर का माहौल पूरा डिसिप्लिन था उनका, तो बना ही था। तो एनएसएस में गए और पिताजी हमारे समाज सेवी ज़्यादा थे। कोई भी काम होता था वो सबसे नहीं होता था तो घर पे आते थे लोग, हमारे पिताजी से बोलते थे तो पिताजी कराते थे। तो समाज सेवा का काम जो है हमारे घर से चलता ही चला। हमारे घर में आज भी जो है वो क्या बोलते हैं भंडारा चलता है। जो कोविड का अभी हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो हमने यहाँ से क्या बोलते हैं 15-20 दिन जो है लगातार लंगर हमारी तरफ से चलता रहा, कंटिन्यूअस। फिर बाद में न्यूज़ आ गई कि बाहर का खाना नहीं चलेगा, जो गवर्नमेंट के किचन है वहीं पे जाएगा। फिर वो डर गए, वहाँ पे हम तो यहीं पे थे, तो घर वाले वो डर गए कि कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए, तो बंद कर दिया। बाकी हर साल 1-2 लोगों की शादी करवाते ही करवाते हैं। तो सोशल एनएसएस जॉइन किया कॉलेज से, तो वहाँ पे भी सोशल वर्क होता है, समाज सेवा होती है, लोगों की सेवा, गाँव में जाना, उनको उजागर करना। हम भी गए, कैंप में भी गए, तो गाँव की सफाई करवाना और तालाब को रीजनरेट करना और उनको लोगों को एजुकेट करना, कैसे कर सकते हैं। तो वो तो मिलता ही मिलता है। तो हमारी समझ से कि सभी बच्चों को एट लीस्ट जाना ही चाहिए एनएसएस में। जी। हम तो गए वहाँ पे, हमें अच्छा लगा, हमने किया वहाँ पे। गुरुजी थे हमारे, अभी भी हैं, अंशुमाली शर्मा जी, उनसे अभी भी जाते हैं, जब मुलाकात होती है। तो हमारा तो है, एक बार तो ऐसा था कि हमने पास आउट भी हो गए थे। उसके बाद भी उनका कैंप था, तो हम पास आउट होने के बाद भी हम एनएसएस का पार्ट नहीं थे। फिर भी हम कैंप में गए, वहाँ रहे, सर के साथ रहे, उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई वहाँ पे, कैसे काम करते हैं, क्या-क्या होता है। उसमें हैंडी कैम ले लिया था, मास्टर्स कर रहे थे, तो हैंडी कैम ले लिया था। अपने पैसे से पढ़ाया-लिखाया, जो बच्चों को ट्यूशन उससे पैसा हुआ, तो थोड़ा हैंडी कैम ले लिया कि हाँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग करेंगे। तो हम तो वहाँ कैंप में भी गए, कैंप की सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई, लोगों जी। को उसके बाद भी जुड़े रहे। ऐसा नहीं कि हाँ, हमने पास आउट हो गए तो फिर एनएसएस को छोड़ दिया। अभी तक जुड़े हैं, समाज कार्य जो है अभी तक चल ही रहा है हमारा। और साल में 1-2 शादियाँ तो करवाते ही करवाते हैं। पिताजी थे वो भी करवाते थे, पिताजी हमारे अभी नहीं रहे, तो अभी हम करवाते हैं जो भी हो पाता है। किसी लड़की की शादी होती है तो धनराशि जो भी हो पता चल जाता है कि यहाँ है, उसको भिजवा देते हैं। अभी कर सकते हैं, पहले नहीं था, तो अभी है तो अभी कर सकते हैं, तो अभी वैसे करते हैं। जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। सर जैसे आपने कहा कि बच्चे जब 10th में होते हैं, हाई स्कूल इंटर पास करते हैं या फिर 9th से ही तो उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है और कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत पढ़ाई कर लेते हैं। तो और फिर जो उन्हें चाहिए होता है एग्ज़ैक्टली वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं? ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आजकल जो है एक तो उम, नॉलेज की कमी है, बच्चों को नॉलेज नहीं है और ना अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनको बताया जाता है कि आगे नॉलेज ही नहीं है पहली बात तो कि उनको आगे क्या करना चाहिए। जैसे हमने किया, हमारे को कोई बताने वाला नहीं था।
जी। से कोई गाइडेंस नहीं मिली हमें, अगर कोई गाइडेंस मिली होती तो हम बीए और एमए, एमएससी, बीएससी हम क्यों करते? हमने बीएमएस भी किया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक से वो भी किया। तो अभी देखते हैं, पीछे अपने आप को देखते हैं कि हाँ, ऐसा किया हमने, कई सारी डिग्रियाँ ले ली हमने। एक डिग्री नहीं, हमने ट्रिपल ग्रेजुएट हैं। तो वो अभी लगता है कि सब बेकार है। अगर आप एक चीज़ पे फ़ोकस करें, उसमें अच्छा करें, वो सबसे बेटर है। पर जी, किसी को पता नहीं रहता है। अगर बिल्कुल। हम हो सकता है हम और अच्छा करते, अगर हमने ये बीए या एमए ना करते या हम बीएमएस नहीं करते या और डिप्लोमा, हमने और भी कई सारे डिप्लोमा किए हमने, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था। किसी ने कुछ कह दिया, बीए कर लिया, किसी ने कुछ कहा कि हाँ, चलो बीएमएस कर लिया, इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक भी हैं, हम भी डॉक्टर उससे भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो कोई गाइडेंस प्रॉपर मिली नहीं। जहाँ से लगा कि हाँ, चलो यहाँ से कर लें, थोड़ा जॉब मिल जाएगी, यहाँ से कर लेंगे जॉब मिल जाएगी। एक पर्टिकुलर सेंटर फ़ोकस होके हमने पढ़ाई नहीं कर पाए। तो अगर ये चीज़ें दूसरे बच्चों में रहती है, पता नहीं रहता है कि हम क्या करें। आजकल खाली जो भी मेजर जो है, जो पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं, उनको खाली 3, 4, 5 चीज़ें पता हैं। एक तो फ़ोर्स में जाना है, जो गाँव के हैं बच्चे, उनको फ़ोर्स में जाना है कि ये तैयारी कर लें। दूसरा है कि उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इसके आगे तीसरी, चौथी चीज़ कुछ नहीं आती है। कुछ ही होंगे, 100% में से अगर देखा जाए तो 5-10% होंगे जो कि डिफरेंट फील्ड उनको पता है कि यहाँ जा सकते हैं। बाकी 90% जो बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि आगे उनको करना क्या है। उनको खाली यही पता है कि इंटर के बाद उनको इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, या जी, आगे कुछ पता भी नहीं है क्या कर सकते हैं। ये है कि हाँ, उनको चलो बीए करा दें, बीएससी करा दें, एमएससी करा दें, बस कि हाँ, चलो पढ़ाई-लिखाई कर लें, इतना, उसके आगे कुछ पता नहीं है। तो उसके लिए अगर बच्चे चाहें, तो बच्चों को भी गुरुजी, जब इतना गुरुजी के पास भी टाइम नहीं होता है, उनको भी ब्लेम नहीं करेंगे। गुरुजी को पता रहता है, फिर भी उनको उतना टाइम, मतलब बच्चा ही अट्रैक्टिव नहीं होता है। घर वालों से ही उनका आगे करियर बनता है। गुरुजी तो खाली पढ़ाएँगे, जिस कोर्स में गए हैं वो खाली वो कोर्स पढ़ाएँगे। अगर बीए में गए हैं तो बीए का पढ़ाएँगे, बीएससी में गए हैं तो बीएससी का पढ़ाएँगे। आगे क्या करना है, क्या बनना है, वो नहीं पता चलता है। वो तो बच्चे को 10th में या हाई स्कूल में रहेगा या इंटर में रहेगा तभी करना पड़ेगा। जैसे किसी को, बहुतों को नहीं पता है कि आप जैसे बीटेक करके एमटेक भी करते हैं लोग। आप बिना बीटेक किए आप बीएससी करके भी आप एमटेक कर सकते हैं। ये किसी को नहीं पता है। जी, तो जो बच्चे अगर हमारे इससे सुन के अगर कुछ को भला हो सकता है किसी का, तो बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि कोई भी बच्चा जैसे बीएससी किया जिसने, वो भी एमटेक कर सकता है। बीटेक में आप 20-25 लाख लाख रुपए लगाएँगे, वो आपका हमने बचा दिया वो। आप सीधे-सीधे आप बीएससी करिए, बीएससी के बाद आप एमटेक कर सकते हैं। जो भूगोल विज्ञान हमारा जियोलॉजी सब्जेक्ट है, हमने जिससे किया है, जियोलॉजी से। वहाँ से अगर आप करते हैं, तो वहाँ से करने के बाद आप बीटेक के बाद, वो सॉरी, बीएससी के बाद आप एमटेक में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं आप। जी, वो एमटेक में एमपी में है, क्या बोलते हैं, अरे, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, बुंदेलखंड में है। ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बीएससी के बाद एमटेक कराती हैं डायरेक्ट। ये किसी को पता ही नहीं है, पहली बात। अगर किसी को पता नहीं है तो आगे क्या करेंगे? यही चीज़ है ना, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल। और गेट हैं, एग्ज़ाम एमटेक कर और सकते हैं आप। आपको खाली गेट का एग्ज़ाम दिए आपने, आप आईएएस लेवल की, जो इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट रिसर्च एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर। यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू देके आप जॉइनिंग ले सकते हैं। जी, कोई भी जॉब होगी, छोटा से छोटा जॉब होगा, चपरासी का जॉब होगा, उसमें भी पेपर होगा। पर आपको इसको पता नहीं है कि क्या खाली इंटरव्यू देके भी आप आईएएस लेवल की नौकरी आप ले सकते हैं। किसी को नहीं पता है। तो दूसरा ये है कि जैसे न्यूट्रिशन साइंस है, जैसे बीएससी करते हैं लोग, बच्चे बीएससी किया। जी, अब डॉक्टर तो सब बच्चे नहीं बन सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, जैसे बीएससी किया, बीएससी करने के बाद उन्होंने एमएससी न्यूट्रिशन साइंस से कर लिया। तो न्यूट्रिशन साइंस से करने के
डायटीशियन बन जाते हैं। जैसे एमएससी पास आउट हुए, वो डायटीशियन बन जाते हैं। डायटीशियन बन गए तो वो अपनी खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं। 1000 ये वो ले सकते हैं कंसल्टेंसी, वो फीस। तो नहीं, आजकल गाँव हाँ। में भी चलता है, पर जितना मेट्रो सिटी है, सब में जो है, वो आप अपनी क्लिनिक खोल के बैठे। नहीं क्लिनिक खोलनी है तो आप कहीं किसी और के यहाँ भी जा सकते हैं, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। सिंपल एमएससी करने के बाद भी आप हज़ारों कमा सकते हैं, 50,000, 60,000, लाख तक के कमा सकते हैं। घर मतलब आप लोकल ही। सिंपल हमने जियोलॉजी से लिया, भूगर्भ विज्ञान से। अब हमने तो एमटेक भी नहीं किया, ना बीटेक किया। अब हमारे अंडर में हमने एमएससी किया, बीएससी किया, एमएससी किया। एमएससी करने के बाद दिल्ली में ज्वाइन किया हमने मेट्रो में। दिल्ली मेट्रो जो कनॉट प्लेस से एयरपोर्ट के लिए गई है, वो हमने बनाई थी वहाँ पे। हमने 5 महीने वहाँ पे हम जियोटेक इंजीनियर थे। तो 5,000 लोग काम करते थे हमारे अंडर में वहाँ पे। पहले ही स्टार्टिंग फ्रेशर से बता रहे हैं हम। एमएससी पास आउट होने के बाद ही हमारी नौकरी लग गई थी। वहाँ पे हमने पहली नौकरी वहीं की। तो वो क्या था हमारा कि जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सारे इंजीनियर एमटेक वाले हमारे अंडर में काम करते थे। तो क्या फायदा कि जब जिस बंदे ने 20 लाख 25 लाख रुपए लगा के वो खाली सिंपल एमएससी के अंडर में काम कर रहा है, अगर किसी को पता हो कि हाँ ये करने के बाद भी वो उस लेवल तक के जा सकते हैं, तो वो अपना उनका डायरेक्शन चूज करने में आसानी हो जाएगी। पर ये किसी को पता नहीं है। ये बात बच्चों को इंटर में पता होनी चाहिए, इंटर करने से पहले। बाकी जैसे लोग कहते हैं कि हमने बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, हमारे पास क्या स्कोप है। तो जो बीए एमए कर रहे हैं, इनके पास भी अच्छा स्कोप है। ये भी क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट लेवल पे जा सकते हैं। उनको भी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, जैसे जिसने ज्योग्राफी से एमए किया, जी। वो आपके यहाँ से भी होता होगा एमए जी। ज्योग्राफी से। तो जो बच्चे ज्योग्राफी से एमए कर रहे हैं, अभी इनको ज्यादा पता नहीं है, तो ज्योग्राफी से एमए करने के बाद आप रिमोट सेंसिंग का 6 महीने का डिप्लोमा कर लीजिए खाली बस। और आप कहीं पे भी जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हैं, या और इंटरनेशनल कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारे हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। 30, 35, 40,000 रुपये आपको स्टार्टिंग से चालू हो जाएगा वहाँ पे मिलना। तो सिंपल भी किया है, उसको भी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है। वो भी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बन सकता है। जी। सोशल वर्क किया है, आपके यहाँ से सोशोलॉजी किया है, सोशल वर्क किया है, किसी को नहीं पता है, उनके कई जगह जा सकते हैं। एक जगह नहीं, कई जगह जा सकते हैं। एमए करने के बाद से वो करने के बाद उनकी कई जगह ज्वाइनिंग कर सकते हैं। कई जगह, 1-2 जगह नहीं, कई जगह वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अभी बताने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप बता दें इसको, जो बच्चे हैं हमारा नंबर दे दीजिएगा, और जो भी जिसको भी हेल्प चाहिए हमसे मिल जाएगी। लेकिन इस सेगमेंट के बाद बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि सिर्फ एक ही तरह की लाइन नहीं है कि आपको बीएससी करना है, या फिर ये एक ही चीज़ जो पैटर्न चलता आ रहा है, तो बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो पता होना चाहिए करने से पहले, कोई भी कोर्स करने से पहले उनको पता होना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। हमने जो गलती की, चलो हमारा गुरुजनों का सर, जो हाथ जो है हमारे सर पे था, तो हम आगे तक के चलते चले गए। एक थोड़ा घर से सपोर्ट मिला, गुरुजी का सपोर्ट मिला, आगे तक के चलते चले गए। तो इतना सपोर्ट सबको नहीं मिल पाता है। तो एटलीस्ट उनको इतनी नॉलेज हो कि वो क्या कर सकते हैं आगे, तो वो उसी तरह से अपनी फील्ड को चूज कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। ऐसा। सर जी, सर जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे छोटे शहर के, या फिर उनको भी आइडिया नहीं होता है अगर कोई फ़ॉरेन में जाके पढ़ना चाहे या जॉब है, तो उन्हें बहुत सारी जैसे गाइडेंस नहीं होता है, तो आप उन्हें किस तरह का गाइडेंस देना चाहेंगे या क्या हेल्प कर सकते हैं? हम तो कहेंगे कि कोई भी है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं बढ़ सकता है। सभी, चाहे छोटे से छोटे गाँव का ही क्यों ना हो, जहाँ पे इतना सुविधा भी क्यों ना हो, वो भी आगे कनाडा आ सकता है, अमेरिका जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। वो हमसे भी आगे जा सकता है, ऐसा नहीं है। कई बहुत आगे जा सकता है, कोई भी जा सकता है। तो उसके लिए
पढ़ना पड़ेगा। कोई भी बच्चा है उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, इनिशियल तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर किसी को कनाडा ही आना है, स्पेसिफिकली कनाडा आना है, तो अभी तो यहाँ कनाडा के लिए तो स्पेशल बता रहे हैं, जितने भी पंजाब से हैं वो तो सब इंटर पास करने के बाद बोलते हैं कि कनाडा जाना है, अपने बच्चों को घर-बार बेच के कनाडा भेजते ही भेजते हैं। ये तो जी। ट्रेंड है यहाँ पे पंजाब का, तो वो भेजना ही भेजना है। बाकी फिर यहाँ आने के बाद बच्चा जो है वो पढ़ाई करता है और अपने आप अपना खर्चा निकालता है, फिर वो पक्का हो जाता है। तो ये बहुत होता है। तो जो भी बच्चा है, अगर जिसके पास में थोड़ा बहुत भी ज़्यादा मतलब 10-15 लाख, 10 लाख के आस-पास होता है पैसा, 8-10 लाख पैसा है, इतना रुपया है, तो वो भी बाहर जाने का सोचे, अपनी ज़िंदगी बनाने का सोचे, वो बना सकता है। वो जितना 8-10 लाख रुपए जो लगाता भी है, वो 1 साल में उसके पास पैसा वापस आ भी जाता है। जी। ऐसा नहीं आ पाएगा। जैसे कई सारे हैं, आपके यहाँ आजकल तो 8-10 लाख रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मिडल क्लास के लिए भी इतनी बड़ी बात नहीं है, वो अरेंज कर सकता है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या बाहर भेजने के लिए भेज सकता है। या जो पढ़ा-लिखा है, यहाँ आने के लिए 3 तरीके से आ सकते हैं यहाँ पे आने के लिए। 3 तरीके से, जैसे पहला तरीका है कि वो डायरेक्ट पीआर लेके आ सकते हैं। डायरेक्ट पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंस जो हमारा है। हमारे जी। पास हम परमानेंट रेसिडेंट हैं, तो डायरेक्ट आ सकते हैं। डायरेक्ट आने के लिए आपके पॉइंट सिस्टम होने चाहिए। अगर आपके पॉइंट सिस्टम नहीं बनते हैं, तो आप नहीं आ सकते हैं। उसके लिए पॉइंट सिस्टम के लिए अगर आपका मास्टर्स है, वहाँ से आपने मास्टर्स किया हुआ है और आपके पास 5 साल का और आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए उसमें। उसमें आपका 9 आईलेट का पेपर देना पड़ता है इंग्लिश का। आईलेट का पेपर देने के बाद आपके अगर अच्छे बैंड आते हैं, 8.5 या 9 बैंड आते हैं, तो आप इंडिया से डायरेक्ट ही आप पीआर पे कनाडा आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको जॉब मिल ही जाती है, ऐसा नहीं है कि आप जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ जो भी आ गया, उसको जॉब तो मिल ही जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मिल ही जाएगी। अगर नहीं होगा तो हम हैं, हमारे पास भी है, हमारे पास 700-800 लोग काम करते हैं हमारे अंडर में कंपनी में, तो जॉब के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर आ गए, पीआर मिल गया या स्टूडेंट वीज़ा पे आ गए या जैसे भी आ गए यहाँ पे, तो जॉब तो हमारे पास ही है, हम ही दे देंगे जॉब। जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो इतना कर सकता है इसलिए जिसका इंग्लिश अच्छी है, ऐसा नहीं कि हाँ, सभी लोग होंगे, अगर जो वीडियो देख रहे होंगे आस-पास जो 100, 150, 200 जितने लोग भी वीडियो देखेंगे, अगर किसी का भी अगर इंग्लिश अच्छी है, पेपर दे सकते हैं आइलेट्स का और मास्टर्स किए हैं और उनका लोकल एक्सपीरियंस है वहाँ पे, तो वो भी डायरेक्ट आ सकते हैं। कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं, बिना पैसे के आ सकते हैं कनाडा और अपनी ज़िंदगी अच्छी से बना सकते हैं जी। और लाखों-लाखों कमा सकते हैं। 3-3 4-4 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, ऐसा। जी। दूसरा ऑप्शन है कि वर्क परमिट के, वर्क परमिट में थोड़ा हार्ड हो जाता है। हार्ड ऐसे हो जाता है कि इसमें हमारी कंपनी है, अगर हमें बाहर से बुलाना है किसी को, तो हम बुला के तो ला सकते हैं, हमने तो लाना है, तो हमने लाने के लिए हमको यहाँ पे जो गवर्नमेंट है यहाँ पे, उसको बोलना पड़ेगा कि हाँ, हमें बाहर से 4 बंदे, 5 बंदे लाने हैं, अपनी कंपनी में काम करने के लिए, हमारे पास यहाँ नहीं मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट हमसे क्वेश्चन पूछती है यहाँ पे कि आपको बाहर से लाने के लिए क्यों ला रहे हो? आपको लोकल क्यों नहीं आप हायर कर रहे हो? जी। वो पूछती है कि आपने क्या एफर्ट किए हैं कि लोकल को हायर करने के लिए? तो उसमें हमें फिर यहाँ पे 3 महीने के लिए कंटीन्यूअस ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट डालना पड़ता है, पेपर में एड कंटीन्यूअस। उसमें फिर ये पूरा प्रोसेस करने के लिए 6 महीने का प्रोसेस होता है वर्क परमिट के लिए। तो जी। यहाँ पे हम किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को या लॉयर को हायर करते हैं, वो $10,000 से $12,000 लेता है। वो करीब 6 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है पहले, आने से पहले। तो जी। कोई किसी को ऊपर 6-7 लाख रुपए क्यों लगाएगा? कंपनी वाला, या तो बड़ी कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। तो नहीं, उसके बाद भी लगाएँगे, पेपर लगाएँगे, ऑनलाइन इंटरव्यू आएँगे, इंटरव्यू लेंगे। हाँ, इंटरव्यू लिया, 50-60 रिज़्यूम आएँगे, उनसे इंटरव्यू लेंगे। अब हमें रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि हमने इस बंदे को रिजेक्ट क्यों किया। उसके बाद वो रिजेक्ट कर दिया है, तो पूरी फाइल बनाएँगे, बताएँगे कि हाँ, सर्विस कनाडा को, गवर्नमेंट को यहाँ पे कि हमने 2 लोग को हायर किया, वो 4 दिन आए,
फिर चले गए, हमारा काम लॉस हुआ, हमारा 1 हफ्ते आए, 2 हफ्ते आए, काम किए, छोड़ के चले गए। हमें यहाँ लोकल आदमी नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें बाहर से लाने की परमिशन दी जाए। जी। तो सर्विस कनाडा वो डिसाइड करेगी कि परमिशन देगी कि हाँ, आप बाहर से ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, थोड़ा टफ है और इसमें रिस्क ज़्यादा है कि हाँ, आपका जैसे हमने लॉयर को हायर किया, अगर सर्विस कनाडा ने मना कर दिया कि नहीं लाना है, तो हमारा जो 6-7 लाख रुपए है लॉयर को दिया है, वो हमारा खराब हो गया, वो पैसा नहीं आना है। तो ये जी। ऑप्शन थोड़ा होता है, पर ये थोड़ा टफ है। तीसरा ऑप्शन है कि स्टूडेंट वीज़ा पे। स्टूडेंट वीज़ा पे जिसके पास 8-10 लाख रुपए हैं, वो आराम से कनाडा आ सकता है। मतलब आके यहाँ पे 2 साल का कोर्स जिसने ग्रेजुएट किया है, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन है जिसका, जी। वो यहाँ पे आके पीजी डिप्लोमा कर लेगा और पीजी डिप्लोमा करने के बाद जैसे 2 साल का कोर्स होगा, कोर्स के बाद 1 साल पढ़ाई होगी और 1 साल फुल टाइम काम करेगा। 1 साल जो पढ़ाई होगी उसमें भी वो 2 दिन काम करेगा, सॉरी 2 दिन पढ़ाई करेगा, 5 दिन काम करेगा। सैटरडे संडे आप पढ़ाई कर सकते हैं कॉलेज में जाके और मंडे टू फ्राइडे आप काम कर सकते हैं। तो उसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं और फिर 2 साल के बाद आप पीआर के लिए फाइल लगाएँगे और आप पक्के हो जाएँगे। जी। ये है, मतलब आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी आते हैं, तब भी आप वहाँ पे रह के जितना वहाँ पे कमाएँगे, उससे 10 गुना ज़्यादा आप स्टूडेंट वीज़ा पे रह के कमा सकते हैं। और आपका पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका रहने, खाने-पीने का खर्चा भी निकल जाएगा और 2-3 साल में आप पक्के भी हो जाएँगे, परमानेंट रेसिडेंट भी बन जाएँगे। तो ये तरीका है यहाँ पे आने का। तो उसमें जो भी बच्चा आना चाहे या कोई भी आना चाहे या जिसको भी अपना करियर बनाना हो, गाइडेंस ले सकता है हमसे। हम जो हमारे से हेल्प हो पाएगी, वो पूरी हेल्प करेंगे। उसमें कोई वो नहीं है। कभी बिज़ी रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है हमारा, जी। तो रिप्लाई नहीं कर पाएँगे व्हाट्सएप पे हमसे। जो भी बच्चा जुड़ना चाहे, वो जुड़ सकता है। हमारे से कई बच्चे जुड़े हैं। अभी यूनिवर्सिटी से हम पास आउट हो चुके हैं। आज तक के जितने भी बच्चे पास आउट होते हैं, सब हमसे जुड़े रहते हैं। हुँ। और बीएससी हमने कर लिया है। हम नहीं जानते हैं बच्चों को, पर बच्चे हमें जानते हैं। जितने भी बीएससी किया है, बीएससी में, एमएससी में सब बच्चे हमें जानते हैं कि हाँ, उमा शंकर भैया हैं, उमा शंकर सर हैं, कनाडा में हैं, सब जानते हैं। हमारी कहानियाँ कॉलेजेस में चलती रहती हैं। जी। 12th है, 12th में पास आउट किया है हमने, तो वहाँ पे भी हम नहीं जानते हैं, पर हमारी कहानियाँ जो हैं 12th में, वो सुनाई जाती हैं। अभी आज तक के जो भी हैं, प्रिंसिपल हैं और टीचर हैं, आज तक वो भी सुनाते हैं। जी। तो जो भी आना चाहे, हमसे सभी जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ, हम किसी को मना करते हैं। कोई भी हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ता है, उसको बोलता है कि हाँ, अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसकी हेल्प करते हैं। तो जी। हेल्प जितनी हो पाएगी, वो पूरी-पूरी मिलेगी हेल्प, उसमें कोई प्रॉब्लम जी। नहीं। जी, बिल्कुल सर, और इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट जो सुन रहे होंगे, वो भी आपसे ज़रूर जुड़ना चाहेंगे। और बिल जी। बिल्कुल। सर, आप इतने समय से कनाडा में रह रहे हैं, तो क्या आपको यहाँ की जीवन शैली और कनाडियन जीवन शैली में क्या अंतर लगता है? अंतर तो बहुत है। अंतर ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे साफ-सफाई बहुत ज़्यादा है। इंडिया में साफ-सफाई इतनी ज़्यादा हो नहीं पाती है। जी। है गंदगी ज़्यादा है, हर जगह तो गंदगी है। तो यहाँ पे कोई घूसखोरी नहीं है। इंडिया में हर समय घूसखोरी है। और जो वैंकूवर जहाँ हम रह रहे हैं, ये वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेस है रहने के लिए। पूरे वर्ल्ड में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह ये वैंकूवर मानी जाती है, जहाँ पे हम रह रहे हैं। और यहाँ पे कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। यहाँ पे अपना काम सभी करना पड़ता है। इतने लोग काम करते हैं हमारे अंडर में, हम भी काम करते हैं, सभी काम करते हैं, पर यहाँ पे आप घर में कोई बर्तन धोने वाली नहीं आती है, साफ बनाने वाली नहीं आएगी, आपका कोई ड्राइवर नहीं है, सब काम आपको खुद करना पड़ेगा। इंडिया में कोई मिडिल क्लास फैमिली भी है, उसके पास भी थोड़ा बहुत तो बाहर से अफ़ोर्ड कर सकता है, तो काम वाली आती है, जी। ऐसा है। यहाँ पे जो मंत्री हैं, जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं या पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास भी घर में कोई काम करने वाला नहीं आता है। हुँ। कोई काम खुद अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं वो। ये भी नहीं कि वो बाहर से कोई ड्राइवर है उनके पास,
ऐसा नहीं है। हम तो यहाँ पे ठेके लेते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं। अब पूरी कहानी बताई भी नहीं हमने आपको, बता देते हैं थोड़ा में। तो जी, बिल्कुल। तो ठेके में जैसे मेट्रो बनती है इंडिया में, तो यहाँ पे स्काई ट्रेन बनती है। जैसे स्काई ट्रेन यहाँ पे इंडिया में जैसे मेट्रो बोलते हैं, यहाँ पे स्काई ट्रेन बोलते हैं। हम वैसे ठेके लेते हैं, जी। अपार्टमेंट ठेके लेते हैं। हमारा लेके फिर उसको हम काम करवाते हैं, बाकी काम करवाते हैं। तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें इनॉग्रेशन होता है, तो मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, तो कोई उसमें पुलिस वाला कोई नहीं रहता कि आसपास से 10-15 गाड़ियां आ रही हैं। हुँ, हुँ। मंत्री अपनी गाड़ी चला के खुद आता है और खुद ही जाता है। कोई नहीं रहेगा कि ये यहाँ का कल्चर है। इंडिया का कल्चर टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसा जी। कल्चर है कि आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। तो ये भी हैं जो बड़े-बड़े कंपनियों के हैं, उनके बच्चे पैसे, तो वो भी मैकडॉनल्ड में काम कर रहे हैं, टिम हॉर्टन में काम कर रहे हैं, वेटर का काम कर रहे हैं। कोई ऊपर-नीचे नहीं है। ये नहीं कि कोई झाड़ू लगा रहा है तो कोई मैनेजर है तो साथ में बैठ के खाना नहीं खाएगा, सभी खाएँगे। यहाँ का जो बैंक का मैनेजर होता है, सुबह जब बैंक खुलेगी तो वही झाड़ू लगाता है बैंक हुँ, में। तो ये इंडिया में कह देंगे कि मैनेजर बैंक में झाड़ू लगाएगा, कोई हुँ। नहीं कर सकता उस चीज़ की। तो यहाँ पे ये सिस्टम ही ऐसा है, अच्छा है। जी। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप छोटे हैं तो आप बड़े हैं, आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप कम कमा रहे हैं, तो आपके साथ में वो ऐसे देखेंगे, उसको वैसे बात करेंगे, ऐसा नहीं है। जी। ज़्यादा कमा रहा है या जो कम कमा रहा है, वो सारा पूरा बराबर ही है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा दिक्कत हो, सब पूरा बराबर ही है। जी। तो ये यहाँ का कल्चर है। और अभी यहाँ पे कैबिनेट मंत्री जो थे, डिफेंस मिनिस्टर जो, वो भी पंजाबी थे। हमारे घर के पास में ही हैं। लॉकडाउन लगा था तो वो यहाँ पे ग्रोसरी लेने के लिए लाइन लगती है। जी। वो लाइन में तो ग्रोसरी ले, अपने यहाँ के जो सभासद भी होता है ना, उसके साथ भी 8-10 लोग पीछे घूमने वाले रहते हैं। जी। यहाँ तो मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ऐसे घूमते हैं, आप कभी भी जाके मिल सकते हैं। ये यहाँ का कल्चर है। जी। और साफ-सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा है साफ-सफाई का, ऐसा। जी। सर अभी तो आप काफ़ी टाइम से वहाँ पे हैं, तो आप इंडिया के लिए क्या ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं या आगे फ्यूचर में यहाँ के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम इंडिया से कभी अलग हुए नहीं। हाँ, तो पर हम अभी भी लगता है कि हम हैं इंडिया के ही हैं, जुड़े वहीं से हैं। ऐसा हर साल में 2 बार या 1 बार, 8 महीने में, 9 महीने में या साल भर में हम इंडिया आते ही आते हैं और इंडिया से जुड़े हैं। और इंडिया में जितनी हेल्प हो पाती है हमारे से, हम वो करते हैं। और जो भी एक तो अवेयरनेस का काम है हमारा। जब भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हम अवेयरनेस, हमारा सबसे पहले जितने भी बच्चे होते हैं, जो भी बैच चल रहा होता है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सबको बताते हैं, उनको गाइड करते हैं। दूसरा कि जो आस-पास जो देखते हैं कि हाँ, कैसा चल रहा है, जो हेल्प हो पाती है, जैसे कोई गरीब है, उसकी शादी करना, जैसे पहले बताया, तो उसकी शादी भी कराते हैं। या कोई गरीब है, नहीं कर पा रहा है, उसको बिज़नेस के लिए, तो थोड़ा बहुत उसकी हेल्प भी करते हैं। वैसे छोटे-छोटे काम जो हैं, और जो कई सारी संस्थाएँ चलती हैं, उन पे भी हम सपोर्ट करते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत जो भी पहले तो नहीं कर पाते थे, इतना नहीं था, गवर्नमेंट दिया नहीं था, अभी दिया है तो उसका थोड़ा हम कुछ परसेंटेज जो है हम बाँट देते हैं। तो जी। ये तो है, करते भी हैं और करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो भी अगर नीडी है, अगर हमें लगता है, जैसे ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए, जो नीडी लगता है कि हाँ, उसको फिर हेल्प करते हैं। और हमारा भंडारा जो है हर साल चलता है, हम कराते हैं। एवरी ईयर जो है वो 2-3 हज़ार लोग उसमें भंडारे में पार्टिसिपेट करते हैं, खाते हैं, जाते हैं। और संस्थाएँ हैं जो काम और भी करती हैं, उनका भी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जी। जैसे लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में हमारी तरफ से पूरा भंडारा चालू था, हुँ, हुँ। उसमें हमारा, तो ऐसा काम होता रहता है। तो बाकी और भी सोचा कई काम है, पर
मैन पावर की वजह से, थोड़ा कमी की वजह से नहीं हो पाता है। सोचा था कि हम जो हमारी खुद की इच्छा थी कि एक वृद्धाश्रम बनाने का, ज़मीन है हमारे पास, पर इतना टाइम ही नहीं मिल पाया हमें, ना ये कोई सपोर्ट ही नहीं मिल पाया। टाइम मेन चीज़ है टाइम का, जी। कर सकें। तो सोचा था ज़मीन भी लेके रखी, सब कुछ है हमारे पास वहाँ पे, फिर भी अभी तक कर नहीं पाए इसको। तो ऐसे जी। छोटे-छोटे काम हैं करने वाले, कुछ हो रहे हैं, कुछ हो जाएँगे आगे, ये चलता रहेगा। जी। सर और आपने इतनी सारी बातें बताई, हमारे स्टूडेंट आज ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे और सर अंत में अगर आप एक कोई मैसेज हमारे स्टूडेंट को देना चाहें? देखिए, मैसेज तो यही है कि एक जो बच्चे हैं, अगर जो पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं, उनके लिए मैसेज यही है कि अगर जब तक कि आप अपने अंदर को पहचानेंगे नहीं, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों को तो अपने आप को पहचानना पड़ता है, और जब बच्चा अपने आप को पहचान लेता है कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं, तब वो बच्चा अपने आप, उसको किसी की ज़रूरत नहीं रहती, फिर अपने आप वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो पागलपन इसी को बोलते हैं, अगर आपके पास पागलपन आ गया, पढ़ने का जुनून जिसे बोलते हैं, जुनून, कि हमें ये काम करना ही करना है, तो वो बच्चा कर सकता है काम। और गुरुजी, जितने भी गुरुजी हैं, उनका सपोर्ट जो है, उनका जो है रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुजी का प्यार जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे जो है लगाव जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए। गुरुजी का आशीर्वाद वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनको चाहिए। तो हमारी समस्या तो यही है, जितने बच्चे हैं वो गुरु का सम्मान करें और अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति जो है अपने आप को पहचानें, बस आगे बढ़ते चले जाएँ। बाकी हमने जैसे किया, हमारे साथ तो गुरुजी का शुरू से आखिर तक के गुरुजी का ही हम बता देते हैं। इन इंटर कॉलेज में थे तो घोष माता बोलते थे, माताजी इंग्लिश की टीचर थी वो, घोष माताजी, उनको घोष माता बोलते थे। अशोक सर थे, और फिर ग्रेजुएशन में आए तो अंशुमाली सर, शशि गुप्ता सर, अनिल सर, फिर एमएससी में आए तो वहाँ पे विभूति राय सर हैं, एमपी सिंह, मुनीन सिंह और हुसैन सिंह और के अग्रवाल सर, रामेश्वर बली सर, उमा मैडम और जौहरी सर, छाबड़ा सर, कई लोग, कई सारे टीचर। तो टीचरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहा। जी। तो ये गुरु का सम्मान जो बच्चा करेगा, वो उसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक ही नहीं सकती है। माँ-बाप का सम्मान, माता-पिता का सम्मान और गुरुजनों का सम्मान, जिसने भी किया है, वो आज तक के कभी नीचे हुआ ही नहीं, वो ऊपर ही जाएगा, कभी भी नीचे नहीं जाएगा, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। जी। तो इसलिए जी, गुरु का बिल्कुल। सम्मान ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, जी बाकी सर जी, सर आज आज के जो हमारा एपिसोड है उसमें जो भी बच्चे देखेंगे वो इंस्पायर भी होंगे और उनके करियर को लेके जो भी डाउट्स होंगे, उसके लिए भी उन्हें काफ़ी चीज़ें काफ़ी हेल्प मिल गई होगी और जो भी आगे हम आपसे जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, जो भी है, जैसा भी है, आप बताइएगा। और भी बच्चे जो भी हैं, अगर उनको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए हमसे, हम पूरी तरह से उनको हेल्प करेंगे और आगे बढ़ने का और भी बता सकते हैं। कनाडा आने का, कनाडा नहीं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, उनको वो भी हेल्प कर देंगे कि आप, कोई कल्पना नहीं करता है, इसलिए हम थोड़ा सपने देखेंगे। जो जी, सपने देखते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं। इसलिए जी, बिल्कुल। सपने देखना ज़रूरी है, तभी सपने पूरे होंगे। तो जी, जो भी बच्चे अगर चाहते हैं, उनको हम हेल्प करेंगे, पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। जी। थैंक यू सर, आपने हमें इतना समय दिया और बिल्कुल, जी, अपने बच्चों के लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो और इससे अच्छा कोई बात हो नहीं सकती है कि इसमें थैंक यू बोलने की बात भी नहीं है। ये समाज सेवा है, ये भी एक समाज सेवा है, तो अच्छे से करते रहिए और अच्छा-अच्छा सबका अच्छा-अच्छा रहे। बस धन्यवाद। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आज के एपिसोड को इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कहना शायद कम होगा। उमाशंकर जी के जीवन के बारे में जान के कहीं न कहीं हम सबको ये एहसास ज़रूर हुआ होगा कि अगर हम कुछ करना चाहें,
और हमारे अंदर कुछ कर गुजरने का पागलपन हो, तो शायद कुछ भी असंभव नहीं है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भेड़-चाल में चलने से अच्छा है खुद को समय दीजिए और खुद को समझिए और सोचिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या डिज़र्व करते हैं। फिर जैसा उमाशंकर जी ने कहा, किसी सही इंसान से गाइडेंस लीजिए, तो निश्चय ही सफलता आपके दरवाजे पे होगी। तो इसी सोच के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ख़ैर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।